बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नॉवल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 38वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। खामोश शाम चुपचाप धरती पर उतर आई थी। ये अवाइल अक्टूबर के दिन थे। फिजाओं में नामानूस सी उदासी रची बसी महसूस होती थी। पिछले 2 रोज़ से बरसने वाली बारिशों ने खनकी भी बढ़ा दी थी। कभी कभी हवा चलती तो हाथ पैरों में सनसनाहट सी दौड़ा देती थी। मावा ने सर उठाकर देखा। अस्पताल की इमारत पर झुका हुआ आसमान भी एक गहरे सन्नाटे की जद में लगता था। खुद उसके दिल की भी अजीब कैफ हालत थी, ऐसे जैसे हर तरफ महज सन्नाटा हो, खामोशी हो, सोचने समझने के लिए कुछ भी ना हो। वो जाने कब से अस्पताल के उस कॉरिडोर में खड़ी थी। बिल्कुल सामने लॉन था। अपने मलगजे ट्राउज़र शर्ट पर उसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी और पैरों में घरेलू से स्लीपर थे। मम्मी को ऐसी अफरा तफरी में अस्पताल लाना पड़ा कि उसे अपना हुलिया दुरुस्त करने की मोहलत भी ना मिल सकी थी। उलझे हुए बालों को ऊपर से समेटकर कैचर में लपेट रखा था, जिससे 2-4 लटें निकलकर उसके चेहरे की अतराफ में बिखरी हुई थी। खुदा मालूम वो कितनी देर उसी तरह बेमसरफ खड़ी रही। फिर स्टाफ नर्स के पुकारने पर पलटी। आपको डॉक्टर साहब ऑफिस में बुला रहे हैं। मावा ने आहिस्ती से सरस बात में हिलाया और उसके पीछे चल दी। डॉक्टर के पास तसल्ली अमेज़ बातें थी। मावा ने सब खालिउल ज़हनी की कैफियत में सुना। मम्मी कब तक होश में आ जाएंगी? मैदा तो हमने वॉश कर दिया है, यानी आपकी मदर अब ख़तरे से बाहर है, लेकिन होश में आने में उन्हें कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तो लग ही सकते हैं। उसने एक बार फिर आहिस्ती से सर हिलाया और कुर्सी घसीट कर उठ खड़ी हुई। चंद मिनट बाद वो मम्मी के सरहाने खड़ी उन्हें बगौर देख रही थी। वो बेसुध पड़ी थी और रंगत बेहद जर्द मालूम हो रही थी। ये थी उसकी माँ, जिसने अपनी ज़िद मनवाने के लिए वो इंतहाई कदम उठा लिया था, जिसके बाद मावा मुसलसल ज़मीर की अदालत में खड़ी थी। एक खलिश, कोई बोझ सा आ गया था दिल पर, और समझ तो जैसे बिल्कुल ही जवाब दे चुकी थी। मम्मी की ज़िद के आगे वो भले ही मजबूर ना होती, लेकिन इस इक़दाम ने उसे बिल्कुल ही मगलूब कर दिया था। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसे अपनी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ कोई काम करने पर मजबूर कर सके, सिवाय मम्मी के। और इसी एक इंसान ने भला आखिर उसे कायल कर ही लिया था। मम्मी, मैं नहीं जानती आपने जो दास्तान मुझे सुनाई वो सही है या गलत, उसमें सच और झूठ का तनासुब कितना है। बाबा की मौत फितरी थी या उन्हें कत्ल किया गया था? और ये भी नहीं कि वो औरत इतनी ही बुरी है जितना आप बताती हैं, या इससे कुछ कम ज़्यादा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हैं। मैं ये भी जानती हूँ जिन सिक्योरिटीज़ का आपने मुझे बहलावा दिया है, उनकी हैसियत महज हवा में महल बनाने से ज़्यादा कुछ ना होगी। लेकिन अब मैं वही करूँगी जो आप चाहती हैं, क्योंकि आपको खोने का हौसला मेरे अंदर नहीं है। उसने कुर्सी घसीट कर बैठ के करीब किया और दोनों बाजुओं के सरहाने पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली थी। मैं उस हवेली में ज़रूर जाऊंगी, इसलिए नहीं कि मुझे अपने बाबा के कातिल का सुराग मिल जाए या उसके हिस्से की जायदाद मिले। मैं सिर्फ इसलिए उस हवेली में जाना चाहती हूँ ताकि उस औरत से मिल सकूँ जिसने आपकी नफ्सियात में अपना नारवा रवैयों से इतनी गिरह लगा दी कि मैं उन्हें चाह कर भी नहीं खोल पा रही। क्योंकि ये कोई आम गिरह नहीं है, ये नफ्सियाती उलझाव हैं। मुझे अफसोस है मम्मी, उस औरत ने आपको नफ्सियाती मरीज़ा बना दिया। काश ऐसा ना हुआ होता। वो देर तक दिल ही दिल में समीना से मुखातिब रही थी। तुम गांव से जल्दी वापस आ गए? मेरा ख्याल था हफ्ता 10 दिन तो रुकोगे। उस रोज़ लंच के दौरान शबी ने जलाल से पूछा था। हाँ, मेरा इरादा तो यही था, लेकिन जलाल ने उस आखिरी लफ्ज़ को पुरसोच अंदाज में कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया था। वो तो अभी तक शबी को भी मावा के मुतालिक अपने ख्यालात नहीं बता सका था। कुजा के वालिदैन और दादी से इस मुतालिक बात करना कुछ उसकी कम हिम्मत थी, कुछ घर का सख्त माहौल। जितने दिन हवेली में रुका मंसूबे बनाता रहा और फिर थक हार कर वापस आ गया। किस बात की जल्दी थी उसे कि घर वालों को अपनी पसंद से इतनी जल्दी आगाह किया जाता? उससे बड़े भाई मौजूद थे और उनकी शादी से पहले उसकी शादी का जिक्र बेजा ही होता। लेकिन क्या? शबी ने अब्रू अचकाकर उसे देखा। फिर किसी दोस्त का फ़ोन आ गया होगा कि उसे अपनी किसी मुश्किल में तुम्हारी अशिद ज़रूरत है और तुम भागे भागे वापस आ गए होगे, उसने शरारत भरे अंदाज में जताया। जलाल ज़ोर से हंस दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी दोस्त के लिए जल्दी वापस नहीं आया, अपने लिए आया हूँ। इस बात पर यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन खैर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। शबी का अंदाज़ा साबका था। जलाल महज मुस्कुरा दिया। हवेली में सब कैसे हैं? दादू की तबीयत कैसी है? सब ठीक है। दादू की तबीयत भी अब बेहतर है, बल्कि बिल्कुल ठीक है, जलाल ने तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा था। शबी ने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए पल भर के लिए उसे देखा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी वो आई थी? उसका अंदाज़ कुछ झिझक अमेज़ था। उसके अंदाज में कुछ ख़ास था। कौन? जलाल ने कुछ चौंक कर उसे देखा। शबी दिलजमी से खाना खाता रहा। जलाल को उसकी खामोशी खली थी
किसकी बात कर रहे हो? बाबा की एक्स वाइफ, उसने धीमी आवाज़ में चंद मिनट बाद कहा था। सरवत आंटी आई थी। जलाल के लिए ये खबर कुछ गैर मुतवक्को थी। और तुमने यकीनन उनसे मिसबिहेव किया होगा, जलाल ने पुरयकीन अंदाज में कहा। वो तो जैसे शबी की रग रग से वाकिफ़ था। शबी ने इस बात में गर्दन हिला दी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जलाल ने बेसाख्ता कहा। शबी ने बेजारी से चम्मच रखकर कुर्सी के पुश से कमर लगा ली। मैंने इरादी तौर पर कुछ नहीं कहा जलाल, बस पता नहीं उन्हें सामने देखकर मुझे क्या हो जाता है। उसके अंदाज में निदामत भी थी, बेजारी भी। गलती मेरी नहीं है, उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। तो इसमें नई बात कौन सी है? तुम्हारी गलती तो कभी भी नहीं होती, किसी भी मामले में नहीं, जलाल ने सुलग कर कहा। अच्छा, अब तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो, मैं पहले ही बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। खामखा अपना टेम्पर लूज़ किया, गैर मुतल्लिका लोगों पर अपना गुस्सा भी ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। उसका मिजाज ऊद कर आया था। जलाल ने उसे गज़बनाक नज़रों से घूरा, लेकिन इस मौजू को किसी और वक्त तक के लिए टाल दिया। तन्वा तुम्हारा पूछ रही थी। अच्छा, गिफ्ट भिजवाया उसने तुम्हारे लिए, अंदर बेडरूम में रखा है, ले लेना। शबी हैरान हुआ, ये उन मोहतरमा को क्या सूझी? उसी से पूछ लेना। हाँ पूछूंगा, अब उसकी क्लास ना लेना शुरू कर देना इतनी सी बात पे। खुद तुम्हें तो कभी तौफीक होती नहीं उसे कोई तोहफा देने की, उसने हिम्मत कर ली है तो बातें ना सुनाना उसे। जलाल का अंदाज कुछ ऐसा था, शबी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिर कुछ याद आने पर बोला, बाय द वे तुम्हारी वो दोस्त भी आई थी। कौन? वो लड़की, क्या नाम है उसका, वो जो बहुत बदतमीज़ सी है। पता नहीं ऐसी लड़कियों को तुम दोस्त भी कैसे बना लेते हो। उसके अंदाज में सख्त नापसंदीदगी थी। जलाल फ़ौरन समझ गया। मावा आई थी। हाँ, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही थी। फिर तुमने दिया? जलाल ने बेकरारी से पूछा था। नहीं, वो चिढ़कर बोला, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है जारी। सारी ज़िंदगी मैं एक दोस्ती से लड़की की भी तो किससे? मावा, ज़माने भर की बदतमीज़ और मुँह फड़ लड़की, जहर लगती है ऐसी ओवर कॉन्फिडेंट लड़कियाँ। उसका अंदाज हनूस था। खैर अब इतनी भी बुरी नहीं है वो, जलाल ने फ़ौरन कहा था। शबी बगौर उसे देखने लगा। जलाल गड़बड़ गया। ऐसे क्यों देख रहे हो? शबी ने नफ़ी में सर हिलाया और अपनी प्लेट पर झुक गया। ये मावा वाले सिलसिले में मेरी खाक मदद करेगा। रिश्ता तय होने लगा तो सबसे पहले यही मुखालफत में खड़ा हो जाएगा। जलाल फिक्रमंदी से सोच रहा था। और मुझसे गलती हुई, गांव जाने से पहले मावा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ना वो यहाँ आती, ना शबी खटकता, उसे यही सोच लाहक थी। खिड़की से आने वाली चमकीली धूप ने कमरे में रोशनी बिखेर रखी थी। समीना चुपचाप बेड पर लेटी छत की तरफ देख रही थी। तकरीबन 3 घंटे पहले उन्हें होश आ चुका था, लेकिन मुनाकाहत के ज़ेरे असर थी। इसके बावजूद गाहे बगाए मावा पर नज़रें डाल लेती थी। वो सोफ़े पर बैठी थी और बेहद संजीदगी से ताज़ा अखबार के मुताले में मसरूफ़ थी। उस वक्त से उसने कोई बात नहीं की थी, ना ही समीना को उनकी गलती का एहसास दिलाया था। वो बस खामोश थी और उसकी यही खामोशी समीना को मुस्तकिल वसवसों में मुब्तला किए दे रही थी। उसी वक्त अध खुले दरवाजे पर दस्तक देकर नर्स अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में दवाइयों की ट्रे थी। वो सीधी समीना की तरफ आई और ट्रे साइड टेबल पर रखकर इंजेक्शन तैयार करने लगी। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, क्या डॉक्टर शुजा ऑन ड्यूटी है? मावा ने अखबार समेटते हुए पूछा था। जी हाँ मैम, आप अपना बाजू आगे कीजिए, मुझे इंजेक्शन लगाना है, नर्स ने मावा को जवाब देकर समीना से कहा था। नहीं सिस्टर, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, आप इसे वापस ले जाइए, समीना ने ज़िद्दीपन से कहा था। मावा दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। एकदम रुक कर उन्हें देखने लगी। देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नर्स समीना से इसरार करने लगी, लेकिन वो मुस्तकिल उसकी बात मानने से इनकार किए जा रही थी। नाचार नर्स ने मावा से इमदाद चाही। आप ही इन्हें समझाइए, समीना ने मावा की तरफ देखा। उनकी आंखों में जो तहरीर थी उसे मावा बआसानी पढ़ सकती थी। नखरे करना बंद करें मम्मी, वही होगा जो आप चाहती हैं और उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी ख्वाहिश है। मैं हवेली जाने के लिए तैयार हूँ और जलाल से निकाह करने के लिए भी, इसलिए प्लीज़ अब आप मुझे मेंटली टॉर्चर करना बंद कर दे, मावा ने बेहद संजीदगी से कहा था। उसका जुमला मुकम्मल होने तक समीना के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था और उन्होंने अपना बाजू भी नर्स के आगे कर दिया था। मावा ने पूरा जुमला अरबी ज़बान में कहा था, इसलिए नर्स के पल्ले खाक भी ना पड़ सका। समीना उसे सहूलत से उसका काम करने दे रही थी, उसके लिए यही काफ़ी था। मावा बोझल कदमों से बाहर निकल आई थी। मैं मम्मी के सामने हामी भरकर उन्हें मज़ीद कोई हमकाना कदम उठाने से रोक सकती हूँ। जलाल 1 महीना के लिए टोरंटो गया हुआ है। उसके वापस आने से कबल मुझे कोई ना कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो मम्मी को उनका फ़ैसला तब्दील करने के सिलसिले में मददगार साबित हो सके। उसका जहन बहुत तेज़ी से काम करने लगा था। जलाल पहले घर गया, वहाँ से सीधे अस्पताल की राह ली। उसे ये सोच सोच कर ही परेशानी लाहक हो ही जा रही थी कि बेचारी मावा ने सारी सूरत हाल को तन तनहा कैसे संभाला होगा। वो बेचारी सीधी सादी मासूम सी लड़की, माँ की बीमारी ने तो यकीनन हाथ पैर फुला दिए होंगे। और उस शबी का हाल देखो, क्या था जो उसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया होता। मावा की सास के साथ मेरे पास आई होगी,
उसकी फिक्रमंदी की कोई हद न थी। दूसरी जानिब मावा उसे सामने पाकर हकीकतन गड़बड़ा गई। जलाल के टोरंटो में होने का सुनकर वो अच्छी खासी मुतमईन हुई बैठी थी, लेकिन इस तरह अचानक उसका सामने आ जाना बड़ा परेशान कुन था। फौरी तौर पर वो अपने तासुरात भी ना छुपा सकी। तुम कहाँ से आ गए? तुम तो टोरंटो गए हुए थे, उसने बौखलाहट भरे अंदाज में, सदमे से चूर अंदाज में कहा। जलाल इस अंदाज पर सटपटा गया। नहीं, वो मैं तो। झूठ मत बोलो, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था, मावा ने तेजी से कहा था। जलाल एक लहजा में सारी बात समझ गया। हाँ, मैं गया तो था, लेकिन आज ही वापस आ गया। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था आपको मेरी ज़रूरत है, इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गया। मावा ने बददिली से उसे देखा। अगर वो इतनी बददिली का शिकार न होती तो यकीनन देख पाती। जलाल की आंखों में उसके लिए महज पसंदीदगी या मोहब्बत ही नहीं, अकीदत और खलूस भी था। तो मावा बीबी, यही है जो भलाखिर आपको करना है। मम्मी की मर्ज़ी या तकदीर की इस बेतुकी बाजी को आपको चलना ही पड़ेगा। उसके दिलो दिमाग में जैसे बगोले से उठने लगे थे, लेकिन बज़ाहिर वो पुरसुकून दिखाई देती थी। और चंद मिनट के बाद वो जलाल को मम्मी के पास ले जा रही थी। जब तक समीना अस्पताल में दाखिल रही, जलाल मुस्तैदी से उनकी देखभाल करता रहा। एक तो ये कि दिल की अच्छाई ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी, दूसरे दिल के नए नए जज्बात के हाथों भी मजबूर था। बहरहाल इन तमाम दिनों में उसने समीना आंटी और मावा का बहुत साथ दिया। इस दौरान कई बार उसे मावा की गैर मामूली संजीदगी, खामोशी और रखाई महसूस हुई, लेकिन हर बार वो उसे समीना आंटी की खराबी तबीयत की वजह करार देकर सर झटक देता। जिस रोज़ समीना आंटी को घर जाने की इजाज़त मिली, उससे ठीक अगले रोज़ जलाल ने अपने सेलफोन पर मावा की कॉल रिसीव की थी। मैं चाहती हूँ आज तुम लंच हमारे साथ करो। उस रोज़ जलाल को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में हाई कोर्ट जाना था, लेकिन हर अहम काम को नज़रअंदाज करके उसने मावा के घर जाने को तरजीह दी। उस रोज़ भी समीना इसे उससे बातें करती रही। अगली 2-3 मुलाकातों में मावा की रखाई ख़त्म हो गई, लेकिन बातचीत में वो कम ही हिस्सा ले रही थी। कई बार जलाल के दिल में ख्याल आया कि वो मावा से उसकी खामोशी की वजह मालूम करे, लेकिन फिर हर बार ही वो अपने ख्याल को टाल देता। इस बीमारी ने मुझे तोड़ फोड़ कर रख दिया, वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सास से अपने शौहर की जायदाद हासिल करूं। ये मावा तो कभी कभार बहुत जज्बातीपन का मुजाहरा करती है और अक्सर कहती है कि जब भी मौका मिला वो उस औरत से अपना हक ज़रूर वसूल करेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द उसके फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ। मेरे दिल के सुकून के लिए यही काफ़ी है। उन्होंने जलाल को अपने माजी से बड़ी तफसील से आगाह कर दिया। बस ये बात जाहिर नहीं होने दी थी कि उनके माजी की कड़ी उससे भी मिलती है। मावा चुपचाप सुनती रहती, लेकिन कुछ कुछ बातों पर उसकी बर्दाश्त बिल्कुल जवाब दे जाती थी। मम्मी प्लीज़, मावा ने चिढ़कर कहा था। वो उनका माफियुल ज़मीर समझती थी। भला इससे बेहतर ये बात कौन समझ सकता था कि वो बात को घुमा फिरा कर किस पॉइंट तक ला रही हैं। अरे मावा, जलाल से कुछ छुपाने की क्या ज़रूरत है? ये कोई गैर थोड़ा ही है। मैंने इसे बेटा कहा ही नहीं, माना भी है। इससे भी दिल का दुख नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? बाज़ औक़ात तो उनकी बातें सुनकर मावा हैरान ही रह जाती थी। वो इस कदर चापलूसी की ज़बान बोलती थी कि वो पेचो ताब खा कर रह जाती। यूँ लगता था उनके पास इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ ही ना रही हो, और वो मावा के अंदर से भी उस चीज़ को खुरच कर निकाल देना चाहती हूँ। एक रोज़ तो उन्होंने हद ही कर दी। मैं तुम दोनों के दरमियान खुद को बहुत मिसफिट महसूस करती हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों का साथ वक्त गुजारना चाहिए ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सको। अरे हाँ जलाल, तुम मावा को कल डिनर पर क्यों नहीं ले जाते? फॉर गॉड सेक मम्मी, मावा ने तभी ज़बान में उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन समीना ने सुनी अनसुनी कर दी। श्योर आंटी, वाई नॉट? जलाल की तो दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो क्यों कर इनकार करता या टाल मटोल से काम लेता? मावा के दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। जो मैं चाहती हूँ जब वो करने की हामी भर ही ली है, तो जलाल से हंसकर बात करने में क्या बुराई है? जलाल के जाने के बाद समीना ने पहली बार उसे सर्जनिश की थी। कभी कभी मुझे अपना आप कॉल गर्ल की तरह लगने लगता है। समीना के बात के जवाब में मावा ने सर्द लहजे में कहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मावा। समीना बुरी तरह भड़क उठी थी। ठीक है या शायद नहीं है, बहरहाल मैं खुद में और एक कॉल गर्ल में कोई फ़र्क महसूस नहीं करती। वो भी किसी मकसद के लिए अपना आप किसी मर्द को पेश करती है, मैं भी यही कर रही हूँ। मैं जलाल को अपना आप प्लेट में रखकर पेश कर रही हूँ आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। अल्लाह जाने अभी और कितने अपने म्यार से गिरे हुए काम करना पड़ेंगे मुझे अपनी नज़रों से गिराने के लिए। बेहद शुक्रिया मम्मी, उसने बेहद सर्द और नागवार लहजे में कहा और वहाँ से चली गई। समीना चुपचाप उसे जाता हुआ देखती रही थी। तुम्हें ज़िंदगी कैसी लगती है जलाल? खल के ख्वाबनाक माहौल में खाना खाते हुए। क्या लिखा है ये? मावा ने महज बात बराए जलाल से पूछा था। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बल्कि मुझे तो ज़िंदगी से इश्क है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है काश मैं ज़िंदगी को कैद करके रख सकूं।
जलाल ने बेहद बेसाख्तगी से कहा था। मावा ने लहजा भर के लिए उसे देखा, फिर हंसने लगी। उसे जलाल की बेसाख्तगी पर बेवजह हंसी आई थी। दूसरी जानिब जलाल बस उसे देखे गया। उस एक पल में उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि ज़िंदगी उसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये लड़की जिससे मिले उसे शायद 2 या 3 महीने हुए थे और जिसकी मोहब्बत में मुब्तला हुए और मुश्किल 26 दिन। लेकिन यूँ लगता था जैसे वो उसे सदियों से जानता हो। उसका हर अंदाज़, हर अदा उसे पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। मुझे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। जलाल ने एक बार फिर बेसाख्तगी का मुजाहरा किया था। मावा की हंसी को मुकम्मल तौर पर ब्रेक नहीं लगा था, लेकिन उसकी आंखों में ताज्जुब सा सिमट आया था। जलाल गड़बड़ा गया। मेरा मतलब है आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सिर्फ आज? इस सूरत-ए-हाल पर नाखुश होने के बावजूद मावा की रगें ज़राफ़त भड़की। क्या मैं हर रोज़ खूबसूरत नहीं लगती? नहीं, हर रोज़ लगती है। यानी नहीं लगती? मावा ने मायूसी से कहा। मैं तो समझती थी मैं हमेशा खूबसूरत लगती हूँ। अच्छा हुआ तुमने मेरी खुशफहमी दूर कर दी। मैं यूं ही इतराती थी। यह आपका हक है, आपको इतराना भी चाहिए। जलाल ने उसे मायूस होता देखकर तेज़ी से कहा था, यूं जैसे वो मावा को मायूस होने न देना चाहता। मावा को फिर हंसी आ गई। तुम बहुत अच्छे हो जलाल, बहुत ही अच्छे। और मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर रहेगा कि तुम जैसा मासूम इंसान मेरे हाथों बेवकूफ़ बनवाया जा रहा है। अगर मुझे ये खदशा ना होता कि मम्मी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने जैसी बेवकूफ़ी भी कर सकती है, तो मैं तुम्हें ज़रूर सारी हकीकत से आगाह कर देती। लेकिन मेरी मजबूरी है जलाल। अपनी माँ की ज़िद पूरी करने के लिए मुझे तुम्हें धोखे में रखना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना जलाल। ग्लास के किनारों पर उंगली फेरते हुए वो गहरी सोच में गुम हो गई थी, जबकि जलाल का बस न चलता था अपनी बसारत में उसका चेहरा कैद कर ले। खिड़की से छन कर आती हुई धूप सुनहरी और नरम गरम सी महसूस होती थी। धूप की किरणें सीधी कारपेट पर मावा के पैरों के करीब पड़ रही थी और मावा सर उठाए और जब खाली खाली नज़रों से खिड़की के शीशे से बाहर देख रही थी, वो किसी ना समझ में आने वाली जहनी कैफियत का शिकार थी। हर चंद मिनट के बाद उसका जहन किसी नई सोच की तरफ मबजूल हो जाता था। हर पहली सोच से दूसरी सोच की तरफ सफ़र करते हुए वो पिछली सोच के लिए फिक्रमंदी महसूस करती कि आखिर वो सोच क्या रही थी। कभी उसे महसूस होता वो बिल्कुल खाली ज़हन हो चुकी है और कम से कम आज की तारीख में उसके पास सोचने के लिए या करने के लिए कोई काम नहीं है। जिस तरह वो मुतबादिल सोचों का शिकार थी, ठीक उसी तरह हर चंद मिनट के बाद उसकी नज़रें पैरों के करीब पड़े उस कागज़ की तरफ चली जाती थी जिसकी रोज़ से वो जलालुद्दीन भट्टी की मनकोहा करार दी जा चुकी थी। हर दिन आम सा होता है, हर दिन गुजरे हुए दिन जैसा ही होता है, बस उस दिन में पेश आने वाले वाक़यात तो हादसात उस दिन को खसूसियत अता कर देते हैं। तो ये भी एक आम सा दिन था जिसे मम्मी की ज़िद ने खसूसियत अता करके उसके और जलाल के लिए यादगार बना दिया था। वो मम्मी की ज़हनी हालत पर जितना हैरान होती वो कम था। इससे भी ज़्यादा हैरानी मावा को उनकी बहुत मुकम्मल किस्म की प्लानिंग पर हो रही थी। वो जैसा चाहती थी उन्होंने वैसा करवा लिया था। कभी कभी मावा को ये भी लगता था हालात व वाक़यात भी उनसे पूछकर तरतीब पा रहे। उन्होंने पहले जलाल के ज़हनो दिल में उसके लिए जज्बात पैदा किए, फिर मावा को कायल किया और अब बल आखिर वो जलाल से मावा का निकाह भी करवा चुकी थी। ये अलग बात है कि अपने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लंबा चौड़ा ड्रामा तरतीब दिया था। बीमारी का ड्रामा, इमोशनल एक्टिंग, हर घिसा पिटा तरीका उन्होंने आजमाया। और दिलचस्प बात यह कि जलाल जैसा आदमी उनकी बातों में भी आ गया। क्या हो रहा था और क्या होने वाला था मावा कुछ नहीं जानती थी। उसे सिर्फ इतना पता था ज़िंदगी में उससे ज़्यादा मजबूर वो कभी ना हुई थी। उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर समीना अंदर दाखिल हुई। मावा ने गर्दन घुमाकर दरवाजे की जानिब देखा। समीना के लबों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर इत्मीनान था। मैं बहुत खुश हूँ मावा, कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है हमने, समीना ने पुरजोश अंदाज में कहा था। आपने कामयाबी की तरफ बढ़ाया होगा, मैंने तो बर्बादी की तरफ ही बढ़ाया है, मावा ने गर्दन वापस घुमाते हुए सर्द मोहरी से कहा था। और आप खुश कैसे ना होंगी, आफ्टर ऑल वही हो रहा है जो आप चाहती थी। उसका कड़वा लहजा सुनकर समीना के चेहरे पर साया सा लहरा गया। हाँ, वही हो रहा है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ, उन्होंने वजाहती लहजे में कहा था। ओह कम ऑन मम्मी, फॉर गॉड से खुद को और मुझे इस तरह की बातों से धोखा देना बंद कर दे। मावा जैसे फटी पड़ी थी। आपने ये सब मेरी भलाई के लिए किया, जो भी हो रहा है अंजाम कार इसका फ़ायदा मेरी ही ज़ात को पहुंचेगा। ये सब दरअसल आपके ज़हनी मफरूज़े हैं और कुछ नहीं। इस सब का अगर किसी को फ़ायदा पहुंचेगा तो वो बाबा जाने, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें भी दर हकीकत इससे कोई फ़ायदा ना होगा। जो इंसान इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है उसे दुनियावी वसाइल भला क्या फ़ायदा या खुशी पहुँचा सकते हैं। बाकी रही मेरी बात, तो मुझे इसमें नुकसान ही नुकसान है। आपने एक बार भी सोचा है अगर शहरोज़ को मेरे
निकाह की खबर मिल गई तो क्या होगा? शहरोज़ मुड़कर मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगा। और आप जानती हैं ना शहरोज़ मेरे लिए क्या है? वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मम्मी। और आज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ज़िद की वजह से मैंने जलाल से निकाह नहीं किया बल्कि शहरोज़ को खो दिया है। वो रूहान सी हो गई थी। नहीं मावा, ऐसा कभी नहीं होगा, समीना ने जल्दी से कहा था। शहरोज़ की तरफ से तो नहीं, मैं गारंटी दे सकती हूँ। अव्वल तो उसे पता ही नहीं चलेगा, दूसरी बात यह कि पता चल भी गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूँ वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और मोहब्बत करने वाले कभी तन्हा नहीं छोड़ते। वो उसे बच्चों की तरह बहला रही थी। मावा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखा। मोहब्बत करने वाले तन्हा नहीं छोड़ते, लेकिन मौत के मुंह में तो धकेल सकते हैं ना। आप भी तो यही कर रही हैं। वक्त तुम पर खुद साबित करेगा कि मैंने जो भी किया वही ठीक था। समीना 100% पुरी यकीन थी। और अगर आप गलत साबित हो गई तो ऐसा नहीं होगा, समीना ने रसान से कहा। अभी तुम गुस्से में हो, जज्बाती होकर सिर्फ मनफी पहलू तलाश कर रही हो, लेकिन गुजरता वक्त तुम पर हर चीज़ वाजे कर देगा और तुम्हें मेरे फैसले के पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आने लगेंगे। समीना उसे समझाती चली गई, लेकिन मावा के लिए अंदर बाहर जैसे गमो गुस्से से आग सी लगी हुई थी। मैंने आपसे कहा था मुझे कुछ देर अकेला रहने दें, क्या आप थोड़ी देर मुझे तन्हा बैठने नहीं दे सकती? मावा ने रखाई उस सर्द मोहरी से कहा था। समीना का चेहरा एकदम फिर तारीक हुआ। अपने तही वो समझ चुकी थी। निकाह के बाद उन्हें मावा की तरफ से किसी किस्म की मज़ाहमत या गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन उनके ख्यालात कम से कम इस मामले में गलत ही साबित हो रहे थे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, लेकिन इस वक्त मेरे लिए एक और फेवर करो। जलाल तुमसे चंद मिनट बात करना चाह रहा है, तुम ज़रा अच्छे तरीके से प्लीज़। अब मैं मज़ीद कोई ड्रामा नहीं कर सकती। उस नए मुतालबे पर मावा ने तड़क कर कहा था। आम इंसानों में कोई अदाकारा नहीं कि अपने मूड से हटकर कभी हंसू कभी रो। मैं जानती हूँ, लेकिन इतना भी मुश्किल काम नहीं है ये। अब की बार समीना ने भी सख्ती से कहा था। आपके नज़दीक तो हर काम ही आसान है सिवाय अपनी ज़िद छोड़ने के, मावा ने साबका अंदाज में कहा था। अच्छा तुम ना हंसना, लेकिन तहम्मुल से बात तो कर सकती हो। जलाल इसी में मुतमईन हो जाएगा। भूल जाइए, मैं इस वक्त किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती, ना अपने मूड से हटकर कोई काम करना चाहती हूँ। बेवजह ज़िद मत करो मावा, समीना ने लजाजत से कहा था, लेकिन इससे कबल के मावा कुछ कहती दरवाजे पर खफीफ सी दस्तक हुई। उन दोनों ने बैक वक्त दरवाजे की तरफ देखा। दोनों के लिए ही अंदाज़ा लगाना हरगिज़ मुश्किल ना था कि दस्तक देने वाला कौन है। समीना ने मन्नत भरी नज़रों से मावा को देखा था। जहाँ खुद पर इतना जबर कर रही हो, वहाँ मेरी खुशी के लिए थोड़ा और सही। तुम्हारा ज़रा सा गलत रवैया बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। खुशी, जबकि आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। मुझे हरगिज़ नहीं पता था आप इतनी खुदगर्ज है। उसके अंदाज में कमज़ोरी दर आई थी। समीना ने कदरे मुतमईन होकर उसका कंधा थपथपाया और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। जलाल खफीफ सी घबराहट के साथ खड़ा था। अंदर आ जाओ जलाल। आंटी, क्या मैं मावा से बात कर सकता हूँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारी बीवी है, जब चाहो बात कर सकते हो। समीना उससे अंदर आने का रास्ता देकर बाहर निकल गई। दूसरी जानिब मावा का खून ही खौल उठा था, लेकिन वो जब्त किए खड़ी रही। ये अलग बात है कि कोशिश के बावजूद मुस्कुराहट या खुश मिजाजी का तासुर भी वो चेहरे पर नहीं ला सकी थी। जलाल ने उसको बगौर देखा, फिर हाथ में पकड़ा छोटा सा सुनहरी केस उसकी तरफ बढ़ा दिया। गो के मौका होने के बावजूद ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि किसी फॉर्मेलिटी में पड़ा जाए। मैं जानता हूँ आप आंटी की वजह से परेशान हैं, लेकिन ये मेरे दिल की खुशी है। जलाल का झिझक अमेज़ अंदाज। मावा ने खामोशी से केस उसके हाथ से ले लिया। जलाल इस कदर खुश था कि उसे मावा की सर्द मोरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत खुश हूँ मावा, लेकिन सच्ची बात है कि मैं ये सब इस तरह से नहीं चाहता था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको रवायती तरीके से अपना बनाऊं। मेरे घर वाले शादी में शिरकत करते और सब इस खुशी को सेलिब्रेट करते, लेकिन आंटी की बीमारी की वजह से हमें ये कदम जल्द उठाना पड़ा। मगर मेरा वादा है रुखसत तो मैं आपको रवायती तरीके से ही करवाऊँगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं इन लोगों को कायल कर पाऊँ। थोड़ा वक्त गुजरेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ अभी मेरे निकाह की खबर सुनकर वो सब खफा होंगे, लेकिन आपसे मिलेंगे तो खुश होंगे। मुझे उम्मीद है आप इतना इंतज़ार कर लेंगी। मेरे लिए मोहब्बत में तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है। वो बेचारा ठहर ठहर कर बोल रहा था। मावा की आग ही लग गई थी मोहब्बत वाली बात सुनकर। जलाल, मैं तन्हा रहना चाहती हूँ, उसने बेसाख्तगी से कहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपने सख्त लहजे का एहसास हो गया। तुम प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं एक्चुअली इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। मेरे सर में भी दर्द है। अगर तुम मुझे कुछ देर आराम करने दो तो मैं अच्छा फील करूँगी। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि सर में दर्द है? मैं डॉक्टर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मावा ने जल्दी से कहा। मैं थोड़ा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। जलाल उसे आराम करने की ताकीद करके चला गया। मावा बेजार होकर बेड पर गिर गए। इतना मासूम और सीधा इंसान है ये, और मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ? उसका ज़मीर उसे मुस्तकिल कचौके लगा रहा था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।